क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज जो आरामदायक कॉटन की टी शर्ट हम पहने हुए हैं उसका सीधा कनेक्शन लाखों साल पहले हुए एक बहुत ही भयानक ज्वालामुखी विस्फोट से अच्छा, सुनने में तो यार किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। है ना? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन यही सच है। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की गहराई में उतरने वाले हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, हम यहाँ बस नक्शे पे खींची गई लकीरों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उससे कहीं ज्यादा पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज पृथ्वी की परतों को एक प्याज की तरह छीलने वाले हैं, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो समझ सकें कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो असल में बनी कैसे। बिल्कुल। और हमारे पास जो आज का स्रोत है, यानी जो स्लाइड्स हमारे सामने हैं, हम उनके पन्ने दर पन्ने पलटेंगे। हाँ, मैंने पहली और दूसरी स्लाइड देखी है। इसमें साफ लिखा है कि भूगोल सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि खनिजों का एक पूरा का पूरा खजाना है। एकदम सही। और इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य, या कहें तो हमारा मिशन ये है कि इन भारी भरकम भौगोलिक शब्दों को बेहद आसान भाषा में समझा जाए। मतलब कोई भी सुन के आसानी से समझ सके, है ना? बिल्कुल। देखिए, भारत की चट्टानों को समय के अनुसार मुख्य रूप से 4 बड़े समूहों में बांटा गया है। आद्य यानी आर्कियन, जो सबसे पुराना है, फिर पुराण, उसके बाद द्रविड़, और सबसे आखिर में आर्य, जो सबसे नया है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम सचमुच समय यात्रा करके पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों तक जाने वाले हैं? मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम सीधे अरबों साल पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी नज़र अभी स्लाइड 3 पर है। यहाँ पृथ्वी की नींव की बात हो रही है, यानी आर्कियन क्रम। मुझे एक सवाल पूछना है। यहाँ लिखा है कि ये चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित या कहें तो मेटामॉर्फोज्ड हैं। इस रूपांतरित होने का असल मतलब क्या होता है? अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि जब पृथ्वी बिल्कुल नई थी, तो ये उबलते हुए लावे का एक आग का गोला थी। हम्म फिर जैसे जैसे ये गोला ठंडा हुआ, तो जो सबसे पहली ठोस परत बनी, वही ये आर्केन चट्टानें हैं। अब आते हैं रूपांतरित होने पे। हाँ, वो बेकिंग वाला कोई उदाहरण था ना? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके पास थोड़ा गूंथा हुआ आटा है। वो नरम है, आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप उस आटे को भट्टी के अंदर अत्यधिक तापमान पर बेक करते हैं, तो वो कड़क ब्रेड बन जाता है। उसके बाद आप उस ब्रेड को वापस आटा नहीं बना सकते। अरे वाह! यानी अत्यधिक गर्मी और दबाव ने इन चट्टानों का मूल रूप हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम सही। पृथ्वी के अंदर की भयानक गर्मियों और दबाव ने इन्हें ऐसा पका दिया कि इनका पुराना रूप खत्म हो गया। और हाँ, एक और बात बता दूं, इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता। एक मिनट, क्या सचमुच? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब इन चट्टानों में कोई जीवन या जीवाश्म नहीं है। यानी ये वो समय था जब पृथ्वी बिल्कुल बंजर थी। जी हाँ, एकदम बंजर और खामोश। उस वक्त कोई बैक्टीरिया तक नहीं था। अगर हम आज भारत में इन चट्टानों को ढूंढें, तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मिलेंगी। अच्छा, तो नींव तो बन गई, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर आर्कियन काल सिर्फ बंजर उबलते हुए पत्थर थे, तो हमारे काम की धातुएं कहाँ से आईं? मैं स्लाइड 4 देख रही हूँ और यहाँ धारवाड़ क्रम को भारत का आर्थिक खजाना कहा गया है। तो बंजर पत्थरों से खजाना कैसे बन गया? यही तो प्रकृति का जादू है। इसे समझने के लिए हमें क्षरण यानी इरोजन को समझना होगा। वो घिसने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल। जब आर्कियन चट्टानें ठंडी हुईं, तो उन पर प्रकृति की मार पड़नी शुरू हुई। करोड़ों सालों तक बारिश, हवा और तापमान ने उन्हें तोड़ा फोड़ा। मतलब जैसे अगर हम किसी खुरदुरे पत्थर को रेगमाल या सैंड पेपर से घिसे तो वो रेत बन जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। हवा और पानी ने उन्हें सैंड पेपर की तरह घिसा। जो कण टूटे, वो पानी के साथ बहकर एक जगह जमा हो गए और नई चट्टानें बन गईं। इन्हीं को हम धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है, इसमें धातुएं कहाँ से आ गईं? दरअसल उन पुरानी चट्टानों में खनिज तो थे, पर बिखरे हुए। जब वो टूटी और पानी के साथ बही, तो भारी धातुएं पानी के भाव से नीचे बैठ गईं और जमा हो गई। ओह! हाँ, और यहीं से हमें सोना, लोहा, मैंगनीज और तांबा जैसी प्रमुख धातुएं मिलती हैं।
अच्छा, तो मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि धारवाड़ चट्टानें एक तरह से पृथ्वी की वो तिजोरी है जहाँ प्रकृति ने अपना सारा सोना और लोहा छिपा कर रखा है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल वैसी ही तिजोरी। यार ये तो सचमुच गजब है। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 5 और 6। यहाँ पुराण महाकल्प लिखा है जिसमें कुडप्पा और विंध्यन शामिल हैं। जी। और मैं यहाँ बहुत हैरान हूँ। इस स्लाइड पर तो लाल किला और हीरे एक साथ दिख रहे हैं। एक ऐतिहासिक इमारत और एक चमकता हुआ हीरा, इन दोनों का आखिर क्या कनेक्शन है? ये विरोधाभास ही तो विंध्यन क्रम की खासियत है। देखिए, पुराण महाकल्प में दो मुख्य क्रम हैं। पहला कुडप्पा, जो आंध्र प्रदेश में है, जहां हमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर मिलता है। ठीक है, कुडप्पा में संगमरमर हो गया। हाँ, लेकिन असली जादू विंध्यन क्रम में है, जो मालवा और विंध्याचल क्षेत्र में फैला है। भारत की सबसे महान ऐतिहासिक इमारतें इसी विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थरों से बनी हैं। जैसे सांची का स्तूप। बिल्कुल, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि सदियों से खड़े हैं। तो इमारतें तो समझ आ गई, लेकिन हीरो का क्या? हीरे असल में शुद्ध कार्बन होते हैं। विंध्यन क्रम के दौरान कुछ बहुत गहरे ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। पृथ्वी की गहराई से कार्बन भयानक दबाव के साथ ऊपर आया और हीरो में बदल गया। अच्छा। जी हाँ, और इसी वजह से पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, और गोलकुंडा की मशहूर हीरे की खदानें इसी क्रम का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब क्या है? विंध्यन क्रम भारत का बिल्डर भी है और जौहरी यानी ज्वेलर भी। हाँ, एकदम। प्रकृति एक ही जगह पर ईंट पत्थर भी दे रही है और तिजोरी भरने के लिए गहने भी। सच में पृथ्वी का इतिहास कितना रोमांचक है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ पत्थरों और धातुओं की बात की है। मेरे मन में एक सवाल है, इन पत्थरों के बीच जीवन कब पनपना शुरू हुआ? इसके लिए हमें स्लाइड 7 पर जाना होगा। यह द्रविड़ महाकल्प का समय है। अच्छा। हाँ, मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पहली बार हमें इसी समय के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। चट्टानों में पहली बार वनस्पतियों और जीवों के निशान मिलने लगे थे। तो मतलब अब पेड़ पौधे और जीव आ गए थे। बिल्कुल। तो मैं इस वनस्पतिवादी बात को पकड़ते हुए सीधे स्लाइड 8 पर जाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ गोंडवाना क्रम का जिक्र है, जो आर्य महाकल्प की शुरुआत है। अगर पेड़ पौधे आ गए थे तो क्या उन्हीं से हमारा कोयला बना है? आपने बिल्कुल सही तार जोड़े हैं। गोंडवाना क्रम भारत का सबसे प्रसिद्ध रॉक सिस्टम है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का 98% कोयला, जी हाँ 98%, इन्हीं चट्टानों में छिपा है। बाप रे, 98%! लेकिन ये बना कैसे? देखिए, उस समय बड़े बड़े जंगल थे। जब भयंकर भूकंप आए और टेक्टोनिक बदलाव हुए तो वे पूरे के पूरे विशाल जंगल जमीन के नीचे धंस गए और लाखों सालों तक बिना ऑक्सीजन के जमीन की भारी गर्मी और दबाव में वो जंगल बेक होते रहे और वही लकड़ी कोयले में बदल गई। आज दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में यही कोयला मिलता है। ये जीवन से जोड़ें तो जो बिजली हमारे घरों को रोशन कर रही है, वो असल में गोंडवाना काल के उन प्राचीन जंगलों की देन है जो लाखों साल पहले जमीन में दफन हो गए थे, है ना? एकदम सच कहा आपने। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यही गोंडवाना भारत का असल ऊर्जा स्रोत है। इसके बिना आज के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाकई। अब चलिए स्लाइड 9 पर चलते हैं। और सच कहूं तो मैं इसे देखकर थोड़ी हैरान हूं। क्या हुआ? यहाँ एक ज्वालामुखी की तस्वीर है और उसके ठीक साथ में एक कपास यानी कॉटन का पौधा बना है। मैं यही सोच रही हूँ कि आग उगलने वाले ज्वालामुखी का कपड़े बनाने वाले कपास से क्या लेना देना हो सकता है? ये दक्कन ट्रैप की कहानी है और ये बहुत ही रोचक है। क्रिटेशियस काल में कुछ बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। धरती फट गई थी और बहुत सारा लावा बाहर आ गया था। ये लावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में जम गया। तो फिर कपास कैसे होगा? लावे पर तो खेती नहीं होती। हाँ, लावे पे नहीं होती, लेकिन फिर से वही शरण या इरोजन वाली बात याद कीजिए। लाखों सालों तक हवा और पानी ने उन लावे वाली चट्टानों को तोड़ा। जब ये चट्टानें टूटी तो उनसे एक खास तरह की काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसे रेगुर भी कहते हैं। अच्छा, तो लावे के टूटने से काली मिट्टी बनी? जी हाँ, और इस काली मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पानी को बहुत समय तक सोख कर रख सकती है और कपास को बढ़ने के लिए नमी चाहिए होती है। ओह,
तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए एक तरह से प्राकृतिक वरदान है। बिल्कुल वरदान है। तो अगर मैं इसे समेटूं, जो सूती कपड़े आज हम पहनते हैं उसकी कहानी लाखों साल पहले फटे एक ज्वालामुखी से शुरू होती है। ये सचमुच हैरान करने वाला है। मतलब प्रकृति कैसे विनाश से कुछ इतना सुंदर बना सकती है। प्रकृति का यही तो तरीका है, विनाश और निर्माण साथ साथ चलते हैं। सही कहा। अब हम स्लाइड 10, 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो भारत का वर्तमान स्वरूप और मास्टर फ्रेमवर्क दिखाती हैं। मेरा सवाल है कि हमारे आज के विशाल पहाड़ जैसे हिमालय और ये जो उत्तर भारत के बड़े बड़े मैदान हैं, ये कैसे बने? ये सब सबसे नए काल में हुआ। टर्शरी क्रम में हमारी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं तो जमीन ऊपर उठ गई और पहाड़ बन गए। और फिर मैदान बने सबसे नए क्वाटरनरी क्रम में। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाई उसे उन्होंने नीचे बिछा दिया। इसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदान बने। क्या बात है। चलिए तो अब स्लाइड 11 और 12 का इस्तेमाल करके इस पूरी चर्चा का तेजी से सार निकाल लेते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन, खनिजों और धातुओं से समृद्ध धारवाड़, कोयले के लिए सबसे खास गोंडवाना, और लाल पत्थर और हीरे के लिए विंध्यन, और अंत में कपास वाली काली मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप। बहुत बढ़िया। ये सच में एक शानदार मास्टर फ्रेमवर्क है। अब हम चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए स्लाइड 13 पर एक छोटी सी चुनौती है। हाँ, एक टेस्ट योर नॉलेज सवाल। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए सवाल ये है, मान लीजिए कि आपको दिल्ली के लाल किले जैसा एक नया ऐतिहासिक स्मारक बनाना हो और साथ ही पास की खदानों से हीरे भी खोजने हो, तो आपको भारत के किस भूगर्भिक क्रम की चट्टानों वाले क्षेत्र में जाना चाहिए? विकल्प भी बता दीजिए। हाँ, आपके विकल्प है ए गोंडवाना क्रम, बी धारवाड़ क्रम, सी विंध्यन क्रम या डी आर्कियन क्रम। मैं इसका सीधा जवाब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद इस पर विचार करें। मुझे लगता है चर्चा सुनने के बाद जवाब देना बहुत आसान होगा। एकदम सही। और इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली बार जब आप किसी विशाल पहाड़, किसी पुराने पत्थर या किसी ऐतिहासिक इमारत को देखें तो बस ये याद रखें